नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं का वन शॉट लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन को, एक एक थ्योरी को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। यदि अभी तक आप इस चैप्टर का कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि वास्तविक संख्याएँ हैं क्या, तो आज की वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत ही कम समय में पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। प्लस एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है ना? तो टाइम बचाना है और बेहतरीन तरीके से समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इस बार आपके मैथ के सिलेबस में देखिएगा, पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं में भूमिका भी नहीं है। भूमिका तो होगी लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कट चुकी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको पढ़ना है और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये दो हेडिंग केवल आपको पढ़ना है, बाकी कोई भी हेडिंग आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? ये नए सिलेबस के अनुसार यानी एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उसमें आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, खास करके मैथ का। ठीक है, और किसी भी विषय का नहीं कम हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो वास्तविक संख्याएं, जो कि चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। अब बात आती है कि भाई हम परिमेय संख्याएं नहीं जानते और अपरिमेय संख्याएं नहीं जानते, तो ये है क्या? देखो सबसे पहले जीरो से शुरुआत करें। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो एक से स्टार्ट हो। ठीक है ना? जैसे एक से स्टार्ट होकर दो आया, तीन आया, चार आया, अनंत तक जाती हैं, यानी जिसका कोई अंत नहीं। ठीक है ना? ये हो गया प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है ना? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ से आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है पूर्णांक की। तो देखो पूर्णांक में क्या होता है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, पूर्ण संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, साथ में पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, यानी कि -1, -2, -3, -4 भी आ जाता है। ठीक है ना? यानी कि जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सभी शामिल होते हैं वो पूर्णांक होता है। ठीक है ना? भिन्न के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, पूर्णांक के बाद आता है भिन्न। भिन्न तो आप लोग जानते ही हैं कि जिसको बटे के रूप में दर्शाया जाता है, 1/2, 3/4, 4/5। भिन्न में क्या होता है कि भिन्न ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये शर्त होती है कि भिन्न ऋणात्मक नहीं हो सकती, भिन्न को हम ऋण नहीं कर सकते। जबकि परिमेय संख्या क्या होती है कि परिमेय संख्या भी बटे के रूप में होती है। ठीक है ना? ध्यान देना, परिमेय संख्या भी बटे के रूप में होती है। जैसे 1/2, 3/2, 22/7, 4/7 परिमेय संख्या भी बटे के रूप में होती है। लेकिन फर्क ये है कि परिमेय संख्या जो है ये निगेटिव हो सकती है। परिमेय संख्या जो है ये निगेटिव हो सकती है, जबकि भिन्न निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और अपरिमेय क्या होती है? जो परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती है, सीधी सी बात। ठीक है ना? जो परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय हो जाएगी। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? अब वास्तविक संख्याएं की बात करें, अब आपको डिटेल में पूरा समझ में आएगा। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, भिन्न पूर्णांकों, प्राकृतिक संख्याओं सभी का एक मिश्रण होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो है सभी का मिश्रण होता है तथा जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ये होती हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे आप देखो तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। और √2 ये अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, √4 ये परिमेय, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी, क्योंकि इसका अंडर रूट करोगे तो 2 आएगा। 2 को आप परिमेय संख्या भी बना सकते हो और वो प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि 2 के बट्टे अगर आप 1 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और अगर केवल 2 लिखे रहेंगे तो वो आपकी वास्तविक संख्या भी रहेगी, प्राकृतिक संख्या भी रहेगी, पूर्णांक भी रहेगा और पूर्ण संख्या भी रहेगी। ठीक है, और -3 को अगर आप देखो तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, 22/7 भी रियल नंबर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलिए चलते हैं इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसमें से आपकी प्रश्नावली एक टिकी हुई है। ठीक है ना? प्रश्नावली 1.1 आप इस थ्योरम को पढ़ करके सॉल्व कर लेंगे, बस ध्यान से वीडियो में जुड़े रहें। ठीक है, देखो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो गुणनफल के रूप में, और इससे पहले भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, ये चीज समझना जरूरी है। भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? जिसको तीन संख्याओं से यानी
तीन संख्याओं से जिसको विभाजित कर सकें वो भाज्य संख्या होती है। जबकि अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिसका एक से और स्वयं से इसके अलावा कोई भी उसको विभाजित ना कर सके। ऐसे तो ये समझ में आने वाला है नहीं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप लोग अगर देखो तो अगर आप 11 को विभक्त करो, ठीक है, 11 को बांटो, अगर भाग दो तो 1 का भाग इसमें जाएगा 11 बार में, ठीक है, या फिर 11 का भाग जाएगा इसमें 1 बार में। यानी कितनी संख्याओं से ये कट रहा है? केवल 2 संख्याओं से, ठीक है। उसके बाद देखो 7 में आप भाग दो, 1 का भाग दोगे 7 बार जाएगा, 7 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। यानी वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभक्त ना हो सकें अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य संख्याएं। जबकि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि ये कई संख्याओं से विभक्त हो सकती हैं। जैसे अगर आप यहीं पे 9 को काटोगे तो ये 3 से भी कट रहा है, ठीक है, 3 तिक्को 9, 3 एकम 3, ठीक है ना, 3 से भी कट रहा है। इसी को आप 9 में 9 का भाग देंगे तब भी ये 1 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, यानी ये 3 संख्याओं से विभक्त हो जा रहा है। तो इसको हम नहीं कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है, जबकि ये भाज्य संख्या है, ठीक है ना। यहीं पे अगर आप 12 को भाग दो, 2 छक्के 12 यानी 2 से भी कट रहा है। 12 में अगर आप 6 का भाग दो तो 6 से भी कट रहा है। 12 में आप 12 का भी भाग दोगे तो 12 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। यानी कि ये सब भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य वो है जो स्वयं से और एक के अलावा और किसी से विभक्त ना हो, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, जरूर व्यक्त कर सकते हैं। तथा यह गुणनखंडन जो होता है ये अद्वितीय होता है, यानी इसके जैसा सेम टू सेम दूसरा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो 100 को हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किए हैं। और ध्यान देना कि जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे ना तो यहाँ पर केवल अभाज्य संख्याएं आएंगी, यहाँ पर हम भाज्य संख्याएं नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो 2, 2, 5, 5 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। और कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि 2 क्यों अभाज्य है? 2 भी तो एक भाज्य है। तो इसको पहले जांच लेते हैं। देखो 2 को पहले जांचो कि ये भाज्य है या अभाज्य है। 2 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, या फिर अगर आप 2 को 1 से भाग दोगे तो 2 बार में कट जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का 2 में भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है। ध्यान देना, ठीक है। सम संख्या तो है लेकिन अभाज्य भी है, यानी 2 एक सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखो 100 को अगर हम लिखें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो हम लिख सकते हैं कि 2 दुक्के 4, 4 पंचे 20, 25 100, ठीक है ना। यानी कि 100 को हमने यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ऐसे ही कई संख्याओं को हम लिख सकते हैं। जैसे 12 को अगर हमें लिखना है, ठीक है ना, तो 12 को भी हम लिख सकते हैं 2 दूनाई 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही प्रत्येक संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही ये प्रमेय कहती है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसके बाद प्रमेय समझने के बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे आपके प्रश्न बनेंगे। HCF और LCM जिसे जनरली आप बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे जितने इस चैप्टर के हैं, और आपके अतिरिक्त यानी बाहर से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। बस वीडियो में जुड़े रहें, ठीक है। देखो HCF जिसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो देखो किन्हीं 2 संख्याएं A तथा B का HCF, यानी कि अगर कोई 2 संख्याएं दी गई हैं और उनका हमें HCF निकालना, ये जरूरी नहीं कि 2 संख्याएं ही हो, ठीक है ना। ध्यान देना, किन्हीं भी संख्याएं आप लिख लो, ठीक है ना, किन्हीं भी संख्याएं, ये 2 मत लिखो, ठीक है ना, किन्हीं भी संख्याएं, यानी कि कोई भी संख्या हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 संख्या हो, कितनी भी संख्याएं हो, अगर हमें उनका HCF निकालना है, अगर हमें उनका HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल लेंगे। ये अभी ऊपर से गया, क्या है? ऊपर से गया, कुछ भी हवा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा अभी आपको बता रहे हैं। देखो अगर किन्हीं 2 संख्याओं का हमें मासा निकालना है, क्या निकालना है? मासा यानी HCF निकालना है। तो सबसे पहले उन संख्याओं का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसमें घातें देखेंगे। जैसे मान लो मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूं और आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर देखो कहा जाए कि 20 और 6 का, ठीक है ना, 20 और 6 का आपको करना क्या है? मासा निकालना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या कि 20 को भी क्या करेंगे?
अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और 6 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग ऐसे इन्हें तोड़ लेंगे, जैसे 20 को हम सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से पहले विभक्त करो, अगर उससे विभक्त नहीं होगी तो फिर उससे बड़ी, यानी कि पहले 2 से करो, 2 से न कटे तो 3 से करो, 3 से न कटे तो 5 से करो, 5 से न कटे तो 7 से करो, ठीक है ना। ऐसे ही करना है, यानी अभाज्य संख्याओं से ही केवल विभक्त करना है। जैसे 20 को हम 2 से डिवाइड करें तो 10 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से कर देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 2 5 आया। तो हम यहाँ पर कैसे लिख देंगे कि 20 बराबर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। यानी 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 6 को भी देखो, 2 तिको 6, 3 एकम 3, ठीक है ना। तो हम 6 को भी कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3, ठीक है, ऐसे लिख दिए। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड बना लो। उसके बाद एचसीएफ की शर्त क्या कहती है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, यानी कि अब इन दोनों को देखो, दोनों के अभाज्य गुणनखंड को देखो और इसमें देखो उभयनिष्ठ कौन सा है। उभयनिष्ठ उसे कहते हैं जो दोनों में हो, ठीक है ना, इसके भी अभाज्य गुणनखंड में हो और इसके भी अभाज्य गुणनखंड में हो। तो यहाँ पर देखो तो आपको 2 इसमें भी मिलता है, 2 इसमें भी मिलता है, मिल रहा है ना, 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, और यहाँ पर 5 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ, ठीक है ना, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखो तो सबसे छोटी घात 2 ही है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लो अगर यहाँ पर 3 है, यहीं पर भी अगर कहीं 3 अगर यहाँ पर भी होता तो हम 3 को भी इसके साथ गुणा करते, यानी छोटी घात का गुणा करते, ठीक है ना। 3 यहाँ से अगर दोनों जगह होता, दोनों जगह अगर होता तो 3 यहाँ पर भी लिखते, ठीक है ना, और फिर गुणा करके 6 बनाते मासा। लेकिन अभी कितना आया है, 2 आया है, क्योंकि 3 यहाँ पर भी नहीं था और यहाँ पर तो था, ठीक है ना। तभी लेंगे जब दोनों में होगा, एक में रहने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे 12 और 18 का आपको करना क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग 12 को तोड़िए अलग से, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 तिक्को 6 और 3 एकम 3, ऐसे आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद 18 का देख लो, 2 नहीं 18, 3 तिक्को 9, 3 एकम 3, ठीक है, ऐसे आप लोग इसको भी तोड़ सकते हो। अब करेंगे क्या कि 12 को लिख दो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ठीक है, और यहाँ पर 18 को लिख लो ऐसे कि 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब देखो उभयनिष्ठ कौन सा है, तो यहाँ पर भी देखो तो ये भी उभयनिष्ठ, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और यहाँ पर देखो तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है ना। तो करेंगे क्या कि सबसे छोटी घातें लेंगे, सबसे छोटी घात, ठीक है ना, एचसीएफ में। यहाँ पर देखो तो 2 गुणे 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है ना, क्योंकि 3 डबल है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 दोनों में है, ठीक है, 2 ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में है, तो यानी कि 2 उभयनिष्ठ है। तो हम सबसे छोटी घात लेंगे, तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 2, तो केवल 2 लेंगे, ठीक है। अब 3 भी ऊपर वाले में है, नीचे वाले में भी है, तो 3 की भी सबसे छोटी घात लेंगे। ध्यान देना एचसीएफ में सबसे छोटी घात ली जाती है, तो यहाँ पर सबसे छोटी घात यही 3 है, तो 3 यहाँ पर ले लो, ठीक है। तो आपको एचसीएफ कितना मिला, 18 मिल गया। उसके बाद एलसीएम क्या होता है, अब ये चीज चलो समझ लो, ठीक है। एलसीएम देखो यहाँ पर बताया गया है, उम्मीद करता हूँ एक बार आप लोग पढ़े होंगे, ये रिवीजन कर रहे होंगे, नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो एलसीएम में अगर किन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब देखो यहाँ पर मेन बात आपको क्या समझ में आती है, देखो अभी एचसीएफ में क्या था कि एचसीएफ में हमें उभयनिष्ठ देखना था, यानी कौन सा दोनों में है, यानी कौन सी संख्या जो है दोनों के अभाज्य गुणनखंड में है, हम केवल उसी को लेते थे एचसीएफ में। लेकिन एलसीएम का रूल क्या कहता है, एलसीएम का रूल कहता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात हमको लेना है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड यानी जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं वो चाहे इसमें हो या इसमें ना हो, या इसमें हो इसमें ना हो, ये हमें नहीं देखना है। एलसीएम में हमें क्या देखना है कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी सबसे बड़ी घात लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो तो 2 भी है 3 भी है, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लो, ठीक है। और 3 कौन सी, 3 तो है, और 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ले लो, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12 3 36, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एक एग्जाम्पल और देखो, ठीक है ना। जैसे 24 का
और 8 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है ना। अब एलसीएम देखेंगे आप लोग, एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है ना। देखो 8 का क्या करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ठीक है, ऐसे आप लोग कट कर देंगे। और इधर अगर 24 को देखो तो क्या लिख सकते हैं, 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिक्को 6। ठीक है, 3 एक कम 3, ऐसे आप लोग इसको काट सकते हो। अब देखो यहाँ पर 8 को आप लोग क्या लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 3। ठीक है। और यहीं पर 24 को क्या लिख सकते हो आप, 24 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो आप लोग 24 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जितने भी अभाज्य गुणनखंड अलग अलग वैरायटी के हैं, जैसे 2 है तो 2 को यहाँ पर पहले लिख लो, 3 है तो 3 को भी लिख लो। घात अभी नहीं लगाना। ठीक है ना, घात हम सबसे बड़ी वाली ही लगाएंगे। तो घात यहाँ पर देखो तो एक जगह 2 की पावर 3 है, एक जगह 2 की पावर 4 है, तो सबसे बड़ी कौन है, 2 की पावर 4, तो यहाँ पर 4 लगा दो। ठीक है। उसके बाद 3 देखो, 3 ऊपर वाले में तो है नहीं, नीचे वाले में है, लेकिन 3 की घात केवल 1 ही है। ठीक है, तो 3 की घात 1 लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। और यहीं पर अगर इन दोनों में एचसीएफ हमें देखना होता तो कैसे देखते, ये भी समझ लो। ठीक है, एचसीएफ अगर निकालना होता तो देखो कि कॉमन कौन सा है, तो कॉमन 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन करेंगे क्या कि सबसे छोटी घात लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो हम करेंगे क्या कि केवल छोटी घात यानी 2 की घात 3 को ही लेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 को नहीं लेंगे क्योंकि भाई 3 नीचे वाली में है लेकिन ऊपर वाली में नहीं है, इस वजह से हम एचसीएफ में 3 का गुणा इसके साथ नहीं करेंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल में समझ में आया होगा। उसके बाद देखो इन दोनों के बीच एक खास रिलेशन है, ये चीज पहले आप समझ लो। ठीक है ना, कि इन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक अगर दिए हुए हों, यानी केवल पॉजिटिव संख्याओं के लिए, ध्यान देना, इसमें निगेटिव संख्याओं के लिए ये रूल काम नहीं करेगा। यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ठीक है ना यानी वो पूर्णांक जो पॉजिटिव हों, तो किन्हीं 2 धनात्मक संख्याओं के लिए एचसीएफ, यानी उन 2 संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा और लासा का गुणा जो होगा, मासा और लासा का निकालने के बाद अगर हम उन दोनों का गुणा करेंगे तो वो उन 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब ये चीज चलो वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखो जैसे हमने इन दोनों का 20 और 6 का क्या किया, लासा निकाला। ठीक है ना, यहाँ पर मासा निकाले हैं, तो 20 को देखो हम लोग तोड़ के लिखे थे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, और यहाँ पर 6 को लिखे थे 2 गुणे 3। तो एचसीएफ हमने कितना निकाला था, 2 निकाला था। ठीक है ना, एचसीएफ कितना निकाला था, 2 निकाला था। तो चलो एचसीएफ लिख लेते हैं 2। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं एचसीएफ बराबर 2। ठीक है, एलसीएम एक बार इनका निकाल लेते हैं। एलसीएम में देखिए 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात लेंगे यानी 2 की पावर 2 लेंगे, और 5 है तो 5 की सबसे बड़ी घात लेंगे यानी 5 लेंगे, और 3 भी है तो 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 2 दूने 4, 5 20 23 60 आता है इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे 60, एलसीएम लिख देंगे 60। अब इसको वेरीफाई करते हैं। रूल क्या कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होगा, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ 2 है और एलसीएम 60 है, दोनों का गुणा करो, किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी 20 और 6 के। तो 20 और 6 का भी गुणा कर दो। तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों का सेम चीज है। इसका गुणा करेंगे तो 2 शून्यों की शून्य, 2 छक्के 12, 120 आएगा, और इसका भी 120 आएगा। तो देख सकते हो एलएचएस एंड आरएचएस दोनों बराबर है। ठीक है ना, ये वेरीफाई करने का एक तरीका है, यानी कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालो और फिर उन दोनों का गुणा करो, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो और उन दोनों संख्याओं का गुणा करो जिनका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। अगर दोनों समान आता है तो समझ लो, वहीं पर से समझ जाओ आप कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ एकदम सही है। अगर वहीं पर गुणनफल आपका गलत आता है तो समझ जाओ कि अभी कोई ना कोई तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना, इसलिए आपको वहां पर तुरंत सतर्क हो जाना है और दोबारा एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया इससे अब कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये हर वर्ष एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर से आपका 2-3 अंक तो जरूर कंफर्म होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं, लाइव सॉल्यूशन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आपका आंसर आता है, और ऐसे ही एग्जाम में आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है ना, पहले एचसीएफ निकालो उसके बाद एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 96 को तोड़ेंगे। ठीक है,
और एक तरफ 404 को तोड़ेंगे, ध्यान देना, ठीक है। एक तरफ 404 को, एक तरफ 96 को। हमें क्या निकालना है, पहले HCF निकालना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो 96 को तोड़ते हैं तो 2 चौके 8, 9 में से 8 गए 1, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 48 आता है। फिर से 48 को तोड़ते हैं तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, ठीक है। 24 आता है। फिर से तोड़ते हैं तो 2 12, यानी 12 बार में कट रहा है। फिर से काटते हैं तो 2 छक्के 12, फिर से काटते हैं 2 तिक्को 6, फिर से काटते हैं 3 एकम 3, ठीक है। ऐसे हमने इसको पूरा काट लिया। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको आता ही होगा काटना, ठीक है ना, क्योंकि 10th में आप पढ़ रहे हैं। 404 को अगर आप काटेंगे तो 2 दूनाई 4, 2 शून्यों की शून्य, 2 दूनाई 4, ठीक है। फिर से काट तो 2 एकम 2, 2 शून्यों की शून्य, 2 एकम 2, ठीक है। अब 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल 101 से ही कटेगी, ठीक है ना। तो 101 एकम 101 काट दो, ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को लिख लेते हैं। पहले 96 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद 404 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 101, यहाँ से, ठीक है ना। 2 2 है तो 2 की पावर 2 और गुणे 101, ऐसे लिख दिए। अब कहता है HCF निकालो, तो यहाँ पर हम HCF निकाल लेते हैं सबसे पहले। HCF यहाँ पर देखो, HCF का नियम है कि उभयनिष्ठ देखेंगे, यानी कॉमन देखेंगे जो दोनों में हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 है लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं है। एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में है, कौन, 2, 2 ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है। तो करेंगे क्या कि जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेंगे। तो यहाँ पर देखो तो 2 की घात 5 है, यहाँ पर देखो तो 2 की घात 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे, यानी 2 की घात 2 लेंगे, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो HCF हमें कितना मिला, 4 मिला, ठीक है। ध्यान देना, HCF कितना मिला, 4 मिला। अब कहता है कि इनका LCM ज्ञात करो। LCM कैसे निकालेंगे, LCM अब अभी इस रूल से नहीं निकालेंगे, यहाँ से भी आप LCM निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से भी ट्रिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद सूत्र से अभी बताऊंगा कैसे निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप LCM निकालेंगे तो LCM का रूल है कि उसमें आपको कॉमन नहीं देखना है, उसमें ये देखना है कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो यहाँ पर देखो तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 को ले लो, ठीक है। उसके बाद 101 की सबसे बड़ी घात यही है, तो इसी को ले लो, ठीक है, 101। और उसके बाद यहाँ पर और क्रॉस में 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 ही है, तो 3 को ले लो, ठीक है। इन दोनों का, इन तीनों का गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 की पावर 5 है, ठीक है, 2 की पावर 5 है, तो इनको सबको आप खोल करके लिखेंगे तो 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 दुनाई 4, दुनाई 8, दुनाई 16, दुनाई 32, ठीक है। ये 32 आता है। 32 गुणे 3 गुणे 101, इसका आप लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए कर लेते हैं, 3 दूने 6, 3 तिक्को 9, 96 गुणे 101, ठीक है। अब 96 का गुणा करते हैं 101 में, ठीक है। 6 एकम 6, 6 शून्यों की शून्य, 6 एकम 6, गुणे के चिन्ह 9 एकम 9, 9 शून्यों की शून्य, 9 एकम 9, ठीक है। 96 9 96 96, ठीक है। 96 96 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर LCM में लिख देंगे 96 96, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरी विधि क्या है, एक विधि तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, दूसरा तरीका क्या है कि दूसरे तरीके में आप सूत्र लगा सकते हो। सूत्र क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, यानी 96 और 404 का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं के HCF यानी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है, ठीक है। तो HCF तो आपने निकाल ही लिया, 4 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर HCF की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर 96 गुणे 404 बराबर 4 गुणे LCM, ठीक है। ये आपको करना है। अब हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो LCM को उधर ही रहने देंगे, 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यानी 96 गुणे 404 बटे में 4 आ जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा, LCM बच जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब देखिए LCM का मान आपको कितना मिलेगा, इसको यहाँ से काट दो तो 4 दूनाई 8, 9 में से 8 गए 4 चौक 16, ठीक है। 24 गुणे 404 आया। अब LCM का मान कितना आया, इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ से भी आपका 96 96 आना चाहिए, तब तो मान लो कि हमारा सवाल सही है, ठीक है ना। तो 404 में गुणा करेंगे 24 का। देखो 4 चौक 16 की 6 हासिल आए 1, 4 शून्यों की शून्य 1, 4 चौक 16, 16 16 आया। दोबारा 2 चौके 8, 2 शून्यों की शून्य, 2 चौके 8, ठीक है। अब कितना आया, 6 8 1 9, 6 8 1 9। देख सकते हो LCM का मान इस ट्रिक से भी आपको 96 96 मिला। तो इसका मतलब ये है कि आंसर आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है।
इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस आपको ये सूत्र ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। बस यहीं से आपको पूरा सवाल लगा देना है। अब देखो दूसरा दूसरा सवाल भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, प्लस यूपी बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। तो देखो 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात करें कि 65 और 117 के एचसीएफ क्या है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है उसको हम ये दर्शा रहे हैं, यानी 65 एम माइनस 117 कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेंगे और उसी को इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि एचसीएफ जो है इसके बराबर है। तो सबसे पहले 65 को निकालो। देखो 65 इसको काटते हैं सबसे पहले और एक तरफ 117 को काटते हैं। ठीक है, ऐसे ही काट लेते हैं। देखो 65 को काटेंगे 3 से काटते हैं एक बार। देखो 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से इसको काटते हैं। ठीक है, 5 13 25 65, 5 से कट जाएगा और 13 1 कम 13। ठीक है, ऐसे आपका ये कट जाएगा। 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। 117 को अगर आप काटोगे तो 3 से कटेगा। ठीक है ना, 3 3 को 9, 11 में से 9 गए 2, 3 9 27। ठीक है, 3 13 हम 39 और 13 1 कम 13, ये आ गया इसका। ठीक है, अब देखो लिख लेते हैं। 65 को हम लिख लेंगे 5 गुणे 13 और यहीं पे 117 को हम लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 13। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन दोनों का एचसीएफ हमें निकालना है, क्योंकि एचसीएफ जो है इसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है ना, 65 एम माइनस 117 के, और हमें एम का मान निकालना है सबसे पहला, तो ये काम करना है। तो पहले एचसीएफ इसका निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए ये देखेंगे कि कौन सी संख्याएं कॉमन है, यानी जो दोनों में है। यहाँ पर देखें तो 13 भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और 3 इसमें तो है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, एचसीएफ में सीधा 13 लिख देंगे। ठीक है, एचसीएफ हमें कितना मिल गया, 13 मिल गया। और 5 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 5 ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में नहीं है। 3 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 नीचे वाले में है तो ऊपर वाले में नहीं है। ये समस्या फंस रही है। ठीक है ना, तो एचसीएफ आपका केवल 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एचसीएफ जो है 65 एम माइनस 117 के बराबर है। ठीक है, तो 13 को सिंपल हम बराबर कर देंगे 65 एम माइनस 117, ऐसे कर दिए। ठीक है, अब कहा गया है कि एम का मान ज्ञात करो, तो एम का मान यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। 65 एम एक तरफ रोक लो, 117 का पक्षांतर करो तो ये माइनस में पॉजिटिव में हो जाएगा। ध्यान देना, कोई भी संख्या जब पक्ष बदलती है तो उसका चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप दोनों को जोड़ दो। 65 यम एक तरफ बचा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 की 0, हासिल आए 1 1 1 2 1 3, 130 आता है। ठीक है ना, अब यम बचा इधर और 130 बटे 65। देखिए 65 का काम इधर गुणा का था इन दोनों के साथ, लेकिन इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा पूरा। ठीक है ना, 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1 2 6 12 1 13, तो 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर यम का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, तो यम बराबर आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे कहता है कि साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है ना, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करो और 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो एचसीएफ तो हमें मिल चुका है, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सा सूत्र लगा देंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 65 गुणे 117 किसके बराबर हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो एचसीएफ कितना है, 13। ठीक है, एलसीएम हमारे पास ज्ञात नहीं है तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 13 का इधर पक्षांतर कर दो तो एलसीएम एक तरफ बचेगा, यानी एलसीएम बराबर 65 गुणे 117 बटे 13। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, 13 गुणे में था तो भाग में चला जाएगा। अब एलसीएम बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 13 से 5 बार में कट गया, बचा कितना, 5 गुणे 117। ठीक है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात, गुणा करने की बात है, लाओ कर ही देते हैं। 5 7 35 की 5, हासिल आए 3, 5 1 कम 5 3 8, 5 1 कम 5, 585 इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ध्यान देना।
ओके। और डायरेक्ट अगर आप यहां से भी एलसीएम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 ही है तो 5 लिख लो। 13 की सबसे बड़ी घात क्या है? 13 ही है तो 13 लिख लो। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 लिख दो। इन दोनों का तीनों का गुणा कर लो, यानी 13 पचे 65 गुणे 3 गुणे 3। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। 3 3 9 हो जाएगा, तो 65 गुणे 9। तो देखो यहाँ पर 65 और 9 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर देखो 9 पना 45 की 5, हासिल आए 4, 9 छंग 54 4 58। तो यहाँ से भी आपको 585 सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, ठीक है। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं, सिंपल सा यहाँ से आपका पूरा सवाल जो है हल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक सवाल आपको आएगा। यहाँ पर देखो तीसरा क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। देखो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या? 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4। ऐसे सवाल में आपको करना क्या है? ये सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए अभी आप एक थ्योरम पढ़े हैं, एक प्रमेय पढ़े हैं, जिसमें बताया गया था कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर आपके काम में आने वाली है। कैसे काम में आएगी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले आप यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। 4 कैसे कॉमन लेंगे? यहाँ पर 4 है तो यहाँ से आप 4 कॉमन लीजिए। सबसे पहले ऐसे सवाल में ध्यान देना, ऐसे सवाल में ध्यान देना, जो संख्या पॉजिटिव में रहेगी उसी को सबसे पहले कॉमन निकाल लेना, ठीक है। जैसे 4 को यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर यहाँ पर ये तो एक ही संख्या है, ठीक है ना। तो 3 गुणे 4 तिहाई 12, ठीक है। 3 यहाँ पर भी आ जाएगा और 101 प्लस 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, यानी इतना आपको बचेगा, ठीक है। अब 4 बाहर है, देखिए 3 तिया 9, 9 गुणे 101 प्लस 1, ठीक है, इतना बचा। अब आगे देखो 4 9 1 कम 9, 9 शून्य की शून्य, 9 1 कम 9, 909 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पूरा आप लोग सॉल्व करोगे तो 4 कोष्ठक में 910 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो तो 4 भी क्या है? 2 से कट जाएगा, ठीक है। 910 भी क्या है? 2 से कट जाएगा, यानी ये भाज्य संख्या है। यहाँ से आपको सिंपल सा प्रूफ मिलता है कि एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध किया गया, ठीक है, सिद्ध किया गया लिख देंगे। अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे हमने 2 भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख लेंगे और लिख देंगे कि आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे आप लोग इस सवाल को हल करेंगे, क्योंकि देखो अगर 3 ही 2 भाज्य संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो भाज्य संख्या ही आएगी। जैसे आप लोग 4 का 4 में गुणा करो तो 16 आएगा, 4 का 2 में गुणा करो तो 8 आएगा, यह भी एक भाज्य संख्या है। देखिए 12 का 12 में गुणा करोगे 144 आएगा, यह भी एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर भी 910 भी भाज्य संख्या है, 4 भी भाज्य संख्या है, तो दोनों को मिला करके एक भाज्य संख्या ही बनेगी। यहाँ से ये प्रूफ होता है, ठीक है। इसमें फालतू परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अब अगला देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने। यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात करो। सिंपल सा देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर देखो 225 और 60 का HCF आपको इतना दिया गया है, कितना दिया गया है? इतना दिया गया है, और कहा गया है कि x का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले HCF आप निकालिए, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालिए। तो HCF के लिए आपको 225 एक तरफ लिखना है, 60 दूसरी तरफ लिखना है, ठीक है। इन दोनों को कट करो, पहले इनका अभाज्य गुणन खंडन करो, ठीक है। देखो 3 से कटेगा, 3 सते 21, 22 में से 21 गए, 3 पचे 15, 75 बार में कट रहा है, ठीक है। और आगे काटो, 3 25 हम 75, ठीक है। फिर से काटो, 5 50 25, 5 1 कम 5, ठीक है। ऐसे ये कट गया, ओके भाई। देखो 60 को 2 3 को 60, 30 बार में, ठीक है ना। फिर से काटो, 2 15, 3 पचे 15, 5 1 कम 5, ऐसे ये कट गया, ठीक है, कट गया ना। अब देखो इसको लिख लेते हैं एक तरफ, 225 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे लिख लिए। 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो HCF हमें निकालना है, तो HCF में हमें देखना क्या है? HCF में हमें देखना है सबसे छोटी घात कॉमन वाले की, ठीक है ना। तो कॉमन इसमें कौन है? 5 भी कॉमन है, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, ठीक है।
3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, लेकिन 2 कॉमन नहीं है क्योंकि 2 इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है। तो कॉमन वालों की सबसे छोटी घात निकाल लो। जैसे 5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर तो 5 की घात 2 है, लेकिन यहाँ पर 5 की घात 1 ही है। तो छोटी घात कौन है? 5 है, तो 5 को ले लो। और यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, तो केवल एक घात लेंगे यानी 3 लेंगे। तो कितना हमें आंसर मिलेगा? HCF हमको 15 मिल जाएगा। अब HCF किसके बराबर दिया गया है? इसके बराबर। तो 15 को हम इसके बराबर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है ना। लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा। 15 किसके बराबर है? 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है, ऐसे लिख दो, सिंपल सी बात। उसके बाद आप लोग करेंगे क्या? ध्यान देना, मैं आपको डिटेल में पूरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 15 बराबर इसका गुणा कर लो, कितना आएगा? 5 पचे 25 की 5, हासिल आए 2, ठीक है। 5 दूना 10, 2 12 की 2, हासिल आए 1, 5 दूना 10 1 11, ठीक है, 1125। उसके बाद माइनस 10x, ठीक है, इतना आया। 10x का इधर पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस में हो जाएगा, और बराबर में 1125 माइनस 15 उधर चला जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा? 10x बराबर 5 में से 5 गए 0, हासिल आए 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1 बचा, ठीक है। 1110 आ जाएगा। अब x बराबर आपको कितना मिलेगा? 1110 बटे 10, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 111 आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो x का मान आपको कितना मिला? 111 मिला। ऐसे सवाल किए जाते हैं, ठीक है, और आपको पूरे अंक मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करके जाऊंगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है ना। 5वां देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले प्रश्न को समझो, प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न ये कहता है कि अगर n कोई प्राकृतिक संख्या है, अगर n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n का कोई ऐसा मान बताओ जिस पर संख्या 6 की पावर n जो है 0 पर समाप्त हो जाए। जैसे अगर मैं, देखो ध्यान से आपको बता रहा हूँ, अगर मैं 6 की पावर 1 लिखता हूँ तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 की पावर 2 लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 6 की पावर 3 लिखता हूँ तो 6 छंग 36 छक्का, 6 छंग 36 की 6, हासिल आए 3, 6 3 18, 3 21, 216 आ जाएगा। ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। और देखो अंक 0 पर समाप्त होगी, इसका मतलब क्या है? प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि n का कोई ऐसा मान बताओ, यानी घात कोई ऐसी बताओ जिसमें ये संख्या जो है इसका मान लास्ट वाला अक्षर जो है ये 0 आ जाए, ठीक है ना। यानी 0 से समाप्त हो, हमारी संख्या जो है वो 0 से समाप्त हो, जो हमें मान मिले उसमें लास्ट में 0 हो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले सोचने की बात यह है कि इससे ऐसा कौन सा मान है जो 0 पर इसको समाप्त कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी हमको मान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 6 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिक्को 6, 3 एकम 3, यानी केवल 2 और 3 ही मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल सकती कि जिस पर हम 6 की पावर n रख दें तो वो 0 आ जाए। क्यों? देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले प्रश्न को समझिएगा, अभी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखो 20 को काटो, सबसे पहले काटो 20 को, कितना आएगा? 2 दहम 20, 2 पंचे 10, ठीक है, 5 एकम 5। यहाँ पर देखो कितना आया? अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 है और 5 है, यानी कि 5 है कि नहीं है? पहले ये देखो 5 है कि नहीं, यहाँ पर 5 तो है, ठीक है। उसके बाद भाई चलो 40 को काटो, देखो 40 0 पर समाप्त हो रही है, 20 भी 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इन संख्याओं का पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। 40 को काटो तो 2 20 आ जाएगा, 2 दहम 20 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, 5 एकम 5 आएगा। तो यहाँ पर भी आपको 5 देखने को मिला, ठीक है। चलो अब देखो 100 को देख लो, 100 को देख लो, 2 50 से ही हम 2 25, ठीक है, 5 50 25, 5 एकम 5, यहाँ पर भी आपको 5 देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 0 से समाप्त होती है, जो संख्या 0 से समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य आता है। चाहे आप किसी भी संख्या को निकाल के देख लो, 10 को करो, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ठीक है, 5 यहाँ पर भी मिल गया। यानी जो संख्या 0 से समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर दें तो यहाँ पर हमको 5 कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, कहीं पर भी 5 हमें देखने को नहीं मिलता। इस वजह से n का कोई भी ऐसा मान नहीं हो सकता जिस पर संख्या 6 जो है 0 पर समाप्त हो जाए,
ठीक है, सिंपल सी बात, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब लिखना कैसे है ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि जो संख्या शून्य से समाप्त होती है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे सवाल एग्जाम में लिखना है, आपको रटना कुछ भी नहीं है, लिखना है चूंकि जो संख्या शून्य से समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य आता है। जैसे, ठीक है, जैसे में लिख के तीनों का एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे पहले 20 का ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ पर 5 में ऐसे गोला बना देंगे, ठीक है। 40 का ऐसे करेंगे, फिर 5 में गोला बना देंगे, और 100 का करेंगे, फिर 5 में गोला बना देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद लिखेंगे चूंकि संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में, फिर 6 का वहीं पे साइड में कर देंगे, ठीक है ना, 6 का वहीं पर साइड में कर देंगे। चूंकि संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है, इस वजह से n का कोई भी ऐसा मान नहीं हो सकता जिस पर संख्या 6 की पावर n जो है शून्य पर समाप्त हो सके, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है भैया, इतना बेहतरीन तरीके से कोई भी आपको समझाया नहीं होगा। और वीडियो को लाइक कर दो कंजूसों, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। यहाँ पर देखो 6वां नंबर क्या है, संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलो देख लेते हैं, 6, 72 और उसके बाद एक है 120, ठीक है। तीनों का हमें अब देखो यहाँ पर 3 संख्याएं अगर आ जाएं, 3 संख्याओं का हमें HCF और LCM निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, ये चीज भी देख लो, ठीक है। जैसे 6 को आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 3, ठीक है, 2 3 2 3 6, ठीक है। 72 को आप लोग कैसे लिखेंगे, काट लो एक तरफ साइड में, 2 36 हम 72, ठीक है, 2 18 हम 36, 2 9 18, 3 तिक्को 9, 3 एकम 3, ठीक है। यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 120 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको भी कट करके देख लो, ठीक है। 2 को आप 60 बार में काट सकते हो, फिर 2 से 30 बार में कटेगा, फिर 2 से 15 बार में कटेगा, फिर 3 से 5 बार में कटेगा, फिर 5 से 1 बार में कटेगा, यानी 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 और 3 3 और 5, ठीक है। ये हमें 3 चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले HCF निकालना है। तो HCF में हमें कहा गया है कि कॉमन चीज देखना है जो तीनों में है। तीनों में यहाँ पर कौन सा आपको दिख रहा है, देखो 2 भी तीनों में है, ठीक है, 2 भी तीनों में है, 3 भी तीनों में है, लेकिन 5 तीनों में नहीं है। तो क्या करेंगे कि उभयनिष्ठ वाले की सबसे छोटी घात लेंगे। तो यहाँ पर देखो तो 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 अकेला है, तो 2 को अकेला ले लो, ठीक है। उसके बाद 3 भी तीनों में कॉमन है, तो 3 की सबसे छोटी घात लेंगे, तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको लेंगे एक ही, ठीक है ना। तो 3 को यहाँ पर ले लेंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, HCF 6 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अब बात करते हैं LCM की, ठीक है। LCM कैसे निकालेंगे, LCM के लिए आपको ये देखना है कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी सबसे बड़ी घात। तो 2 को पहले लिख लो, क्योंकि यहाँ पर 3 वैरायटी के हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 को पहले लिख लो, फिर 3 को लिख लो, फिर 5 को लिख लो। अब देखो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 ही है, तो 3 लिख दो। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है, तो 2 यहाँ पर लिख लो। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 5 अकेला है, तो 5 को ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 गुणे 9 गुणे 5, ठीक है, 5 8 40 गुणे 9, तो आपको आंसर मिलेगा 9 0 की 0 9 चौक 36, 360 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा LCM। क्या हो जाएगा, LCM आपका। यहाँ से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं, देखिए एक्सरसाइज 1.1 में इससे अतिरिक्त एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और उम्मीद है कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंस जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक प्रकार के यानी हर एक वैरायटी की क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.2 के बारे में सोचिए। देखिए 1.2 में आपसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होती क्या है, इसके गुणधर्मों के बारे में पहले जान लो, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखो अपरिमेय संख्या वह संख्या है, वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, यानी जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अर्थात जिसे भिन्न यानी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब जरूरी नहीं है P/Q ही हो, आप इसको A/B भी कह सकते हो, N/M भी कह सकते हो, ठीक है, R/T भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो भाई। P/Q तो एक सिंपल के रूप में ले लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे ये संख्याएं √3 √5 √2 जो है ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको हम बटे के रूप में नहीं दर्शा सकते, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे, कुछ इनके गुणधर्मों को जानते हैं।
तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं के कुछ खास गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अपरिमेय संख्याओं के कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला, इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सबसे पहला गुणधर्म तो ये है सबसे खास। ठीक है, उसके बाद दूसरा कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल, यानी कोई भी अगर अभाज्य संख्या है उसका हम वर्गमूल करेंगे तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान देना, जैसे अगर आप 2 एक अभाज्य संख्या, 2 का आप वर्गमूल करो तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 का वर्गमूल भी एक अपरिमेय संख्या होगा। 5 का आप वर्गमूल करो, ये भी एक अभाज्य संख्या यानी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये चीज कह रहा है। देखो तीसरा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या ही होती है। यानी जैसे अगर हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, पेज ले लेता हूं फिर समझाता हूं। देखो जैसे अगर कोई परिमेय संख्या यानी कि 3/4 है, ठीक है, इसमें हम किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मान लो √3, दोनों को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों का योग हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। यहाँ पर विस्तृत रूप में बताया गया है, यानी कि इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो यह एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस यही चीज यहाँ पर कहा गया है। अगर हम -2/5 में भी √2 को जोड़ रहे हैं तब भी ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये नियम आपको ध्यान देना है, ये अभी आगे चल के आपके काम में आएगा। देखो प्रमुख प्रमेय क्या है। प्रमुख प्रमेय में बताया गया है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या यानी जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, या तो 1 या तो वह स्वयं। ठीक है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा यदि p a² को विभक्त करती है, a² को यानी a के वर्ग को यानी किसी भी संख्या के वर्ग को अगर कोई अभाज्य संख्या विभक्त करती है तो p, तो वो जो अभाज्य संख्या होगी वो a को भी विभक्त करेगी। ठीक है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको भी समझाते हैं। जैसे मान लो 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये किसको विभाजित करती है, 10 के वर्ग को। ठीक है, किसको विभक्त करती है, 10 के वर्ग को। यानी 100 को अगर 5 विभक्त करती है 20 बार में तो क्या यह 10 को नहीं विभक्त करेगी, बिल्कुल विभक्त करेगी। 2 बार में 10 को भी विभक्त कर देगी। ठीक है, जैसे अगर 2 है अगर ये 4 के स्क्वायर को विभक्त करती है, यानी 16 को अगर 2 विभक्त करती है तो क्या 4 को 2 विभक्त नहीं करेगा, बिल्कुल विभक्त करेगा। ठीक है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, यही ये मुख्य प्रमेय कह रहा है। अब इससे संबंधित 5 नंबर का, कितने नंबर का, 5 नंबर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, वो चीज़ चलो देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इनमें से कोई ना कोई आएगा या फिर इसके अतिरिक्त भी कोई आता है तो पैटर्न सेम रहेगा। ध्यान देना, पैटर्न सेम रहेगा और सेम विधि से आपको लगाना है। बस थोड़ा सा आपको इन दोनों वैरायटी क्वेश्चन में ध्यान देना है। मैं 2 क्वेश्चन लगवा दूंगा तो आप तीसरा खुद ही कर लेंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। जैसे पहला देखो, पहला कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई देखो हम इसको विरोधाभास विधि से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, विरोधाभास विधि से। यानी सबसे पहले मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लो √5 जो है, यहाँ पे लिख देंगे माना √5 एक, ठीक है, परिमेय संख्या है। कैसे लिख देंगे, एक परिमेय संख्या है, ऐसा आप लोग लिख देंगे सबसे पहला काम। ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो √5 को हमने एक परिमेय संख्या मान ही लिया है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे ये चीज़ आगे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो अगर एक कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो √5 को हम क्या करेंगे, p/q के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, जहां पर क्या लिख देंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा ये समीकरण हमारा पूरा। ठीक है ना, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए q को हम क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे तो q √5 आ जाएगा और यहाँ से हमें p हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करो, यहाँ पे लिख दो दोनों पक्षों का। ठीक है, दोनों पक्षों, यहाँ पे सबसे पहले लिख देना विरोधाभास विधि से। ठीक है ना, विरोधाभास विधि से। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी खराब लग रही है, नहीं मेरी राइटिंग 1 नंबर है। ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे आप लोग लिख दो, वर्ग करने पर। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों का वर्ग करो तो जब √5 का वर्ग करोगे तो 5 ही आ जाएगा, q का वर्ग करोगे तो q² आ जाएगा। ठीक है, और p का वर्ग करोगे तो p² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, प्रमेय आपके काम में आएगी। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 5 जो है, जैसे अगर q² को इधर छोड़ दें और p² इधर है तो 5 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है,
यहाँ से आपको मिलता है कि 5 जो है p को विभक्त करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना कि 5 जो है अर्थात 5 जो है p को भी विभक्त करेगा, क्योंकि जब p के स्क्वायर को विभक्त कर रहा है तो क्या p को नहीं विभक्त करेगा, बिल्कुल विभक्त करेगा, ठीक है ना। p को भी विभक्त करेगा, सिंपल सी बात, इतना आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे। अब यहाँ पर जब 5 p को विभक्त कर रहा है, यहाँ से पहले p स्क्वायर को विभक्त कर रहा है तो 5 p को भी विभक्त करेगा। और जब 5 p को विभक्त करेगा तो जरूर है कि p में कोई ना कोई 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे अगर यहाँ पर अगर आप 16 को 2 विभक्त कर रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनाई 4, 2 एक कम 2, तो क्या 16 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कहीं पर भी नहीं मिलता, जरूर मिलता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की पावर 3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर 3। और यहीं पर अगर हम 2 की पावर 3 को c मान लें तो 16 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं ना। ध्यान देना, यहीं पर समझने वाली बात है। तो यहीं पर अगर p को 5 विभक्त कर रहा है तो निश्चित है कि हम भाई p को हम क्या कर सकते हैं, 5c लिख सकते हैं। यानी कि p के अभाज्य गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जब 5 उसको विभक्त कर रहा है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो मिलने ही वाला है। तो p को हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, और c क्या हो जाएगा, जहां पर कोई पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी कि जिसका 5 के साथ गुणा करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे अब, ठीक है ना, अब यहाँ पे लिख देंगे p बराबर 5c लिखने पर, ठीक है, लिखने पर जहां c एक पूर्णांक है, ठीक है, ऐसे आप लोग लिखेंगे c एक पूर्णांक है, इस तरीके से, ठीक है। अब p बराबर 5c का मान जो है इस समीकरण में, यानी पहले वाले समीकरण में लिख दो, ठीक है ना। तो 5q स्क्वायर बराबर p की जगह पर 5c, तो 5c का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। अब देखो अब कितना आएगा, तो 5q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, ठीक है। तो 5 से 5 बार में कट जाएगा तो बचेगा q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या पाते हैं, यहाँ से आप ये पाते हैं कि q स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि वही 5 जो है q स्क्वायर को भी विभक्त कर रहा है, को भी विभक्त करता है, ठीक है, विभक्त करता है। वहां पर अभी क्या आप देखे थे कि p स्क्वायर को यही 5 विभक्त कर रहा था, और यही अब q स्क्वायर को विभक्त कर रहा है, अतः यही q को भी विभक्त करेगा, ठीक है, अतः यही q को भी, ठीक है ना, q को भी विभक्त करेगा। तो देखो जब p को भी विभक्त कर रहा है, q को भी विभक्त कर रहा है, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि p बटे q में अतः p बटे q का एक गुणनखंड क्या है, 5 है, ठीक है। p बटे q का एक गुणनखंड 5 है, परंतु यहाँ पर हमें विरोध मिलता है। क्या विरोध मिलता है कि भाई p बटे q जो है, यहाँ पर ये विरोध मिलता है कि p बटे q जो है सह अभाज्य है। हमने क्या माना था कि p बटे q जो है एक सह अभाज्य है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे सह अभाज्य है, ठीक है। यानी कि सह अभाज्य का मतलब ये है कि p बटे q में और कोई भी गुणनखंड नहीं है, p बटे q में कोई भी गुणनखंड नहीं है, यानी कोई भी संख्या इनको विभक्त नहीं कर सकती है। सह अभाज्य का मतलब ये है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर हमें क्या मिला कि यहाँ पर हमें ये मिला कि p बटे q का एक गुणनखंड 5 है, ठीक है। तो ये हमें किस लिए मिला, ये इसलिए मिला क्योंकि हमने गलत परिकल्पना किया था। हमने गलत माना था कि p बटे q जो है एक परिमेय संख्या है, हमने ये गलत मान लिया था, ठीक है। ये हमारी गलत परिकल्पना थी, इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी गलत परिकल्पना की वजह से हमें ये परिणाम मिला है कि p बटे q में एक अभाज्य गुणनखंड 5 मिल रहा है। अतः ये सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और हमारी परिकल्पना गलत है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है और पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहीं पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे ही सिद्ध करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बस सेम टू सेम रहेगा। जैसे 5 माइनस √3 है, तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे कि भाई जैसे इसको परिमेय मान लेंगे, ठीक है ना। माना कि 5 माइनस √3, देखो अभी इसमें अगर किसी को डाउट रहा हो तो इस क्वेश्चन को देख लो, पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, सबसे पहले मान लो, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान देना,
ध्यान देना, मैं आपको बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चन में आप पूरा टाइम मत लगाना, सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। 5 माइनस अंडर रूट 3 को आप सबसे पहले पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य हैं, ठीक है ना, पी और क्यू सहअभाज्य हैं और इनका कोई भी गुणनखंड नहीं है, ऐसे आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना, एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं है, ऐसे आप लोग लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो कि पी बटे क्यू माइनस ये -5 जो है और बराबर में क्या बचेगा -√3, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ पर से आपको क्या मिलता है कि p बटे क्यू -5, जब p बटे क्यू को आपने परिमेय मान लिया और -5 भी एक पूर्णांक है, तो ये सब दोनों मिल करके क्या बनेंगे, एक परिमेय संख्या ही तो बनेंगे, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या ही तो है, कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या है, हम ये एक जानते हैं कि अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखो, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के कभी बराबर हो सकती है, कभी नहीं बराबर हो सकती, ठीक है ना। ये भी हमें यहाँ पर यहीं पर से हमें गलत परिकल्पना मिल गई। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि बायां पक्ष जो है एक परिमेय संख्या है और दायां पक्ष हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम पहले ही इसे सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। यहीं पर से अतः हम लिख देंगे कि विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी बटे क्यू एक अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या हमने मान रखी थी, ये हमारी गलत परिकल्पना की वजह से हुआ है। अतः 5 माइनस अंडर√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वन शॉट आज का कंप्लीट होता है और आज मैंने आपको डिटेल से पूरा चैप्टर समझाया है। भले ही वीडियो लंबी हुई है लेकिन बेहतरीन तरीके से आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। आप लोग तीसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में अगले चैप्टर के वन शॉट को लेकर।